राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम जिसके लिए आज भी लाखों लोगों के दिल में एक दर्द है, तकलीफ है और महसूस होता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही होगी। उनकी मृत्यु से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य जो हमें आज भी विचलित कर देते हैं, जो शायद उनके समर्थक या उनके चाहने वालों पर शायद कहते हैं कि मुझे जानो, मेरे बारे में कुछ खोज खबर निकालो। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि दोस्तों हर चीज़ समय के मुताबिक अगर सही नहीं होती है ना, तो उसके बाद उस चीज़ की वैल्यू घट जाती है। कहते हैं कि जो काम वक्त पर होता है ना, उसकी बहुत अहमियत होती है, और जिस काम का कोई वक्त नहीं होता उस काम का कोई भी लेनदार नहीं मिलता है आपको। राजीव दीक्षित जो शायद दुनिया को पाठ पढ़ाया कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हारी जो कहते हैं ना कि एक क्लिनिक यानी एक हॉस्पिटल तुम्हारी एक रसोई है, तुम्हारे शरीर की बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन खुद एक बीमारी के कारण इस दुनिया से जाते हैं। अब कैसे मान लें कि किसी के जो खुद इतने बड़े लोगों को सलाहकार कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं, उनकी खुद की मृत्यु इस तरह से होती है। जाने माने बहुत बड़े, जिन्हें योग के सबसे बड़े गुरु माना जाता है, रामदेव, जिन्होंने शायद मंच से कहा कि राजीव दीक्षित अगर अपना सही समय पर इलाज कराते तो शायद वो आज इस दुनिया में होते। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों के मन में है राजीव दीक्षित की मृत्यु के रहस्य को देखकर कि उनके साथ क्या हुआ होगा, कैसे उनकी मृत्यु हुई, जबकि एक व्यक्ति जो शायद पूरी दुनिया को पाठ पढ़ा रहा था या दुनिया को सिखा रहा था, उसने मंच से ऐलान किया था कि मुझे खतरा है। बड़ी बड़ी जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं या बहुत बड़े बड़े पैसों के लेन देन हैं, उन लोगों ने मुझे धमकी दी है और शायद मैं जीवित नहीं रहूँगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने समर्थक, अपने चाहने वालों के सामने खुले दिल से रखी थी कि मेरी जान का मुझे खतरा है, लेकिन मैं देश के लिए फिर भी काम करूँगा। आज भी जब उनकी कोई क्लिप या वीडियो आप लोगों के सामने आती है तो एक नया पार्ट आपके जीवन में खुल जाता है और आप उस पार्ट से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और शायद उस चीज को आप अपने जीवन में लागू भी करते हैं। लेकिन उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों उसके पोस्टमार्टम को रुकवा दिया गया, क्यों आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया है कि किसका ये फैसला था कि उनके शरीर का यानी उनके शरीर की जांच नहीं होगी। और पता कैसे चलेगा अगर जांच नहीं होगी, कौन है वो लोग जिन्होंने इन चीज़ों को रुकवाया, और आज तक भी किसी को नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, सवाल उठते हैं, दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। काश उस वक्त कोई फैसला लेने वाला होता। कौन है वो लोग जो राजीव दीक्षित के लैपटॉप को गायब करते हैं? सच में ही इतनी तमाम चीज़ों के मुताबिक क्या एक लैपटॉप ही गायब हो सकता है? पेन ड्राइव ही गायब हो सकती है? क्या उसमें कोई सबूत थे? सबूत थे तो किसको पता था कि इसमें सबूत थे? क्योंकि वो हमेशा अपने पास रखा करते थे। कौन है वो तमाम लोग जिन्होंने शायद आज तक अपनी चुप्पी ही बनाए रखी है? जब कुछ बहुत सारी चीज़ों से पर्दे उठते हैं ना, हालांकि कानूनी मुताबिक तो मैं आपको कानून के हिसाब से बताऊं तो राजीव दीक्षित की मृत्यु केवल महज हृदय की गति रुकने के कारण हुई थी, यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के कि उनकी हृदय की गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी? ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? उस समय की आप अहमियत समझ रहे हो ना। आज हम खास बात क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम आप लोगों के दिलों में कुछ जगाना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जिसने अच्छा किया, जिसने भला किया, वो गायब या इस तरह से उसको मृत्यु मिली? महज ये एक हादसा था या सच में ही ये किसी की सोची समझी साजिश थी?
दोस्तों इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। राजीव दीक्षित, वो शाम होती है यहाँ पर 29 नवंबर 2010, जहाँ पर वो एक बहुत अच्छी जगह पर ठहरे हुए थे। यहाँ पर उसने शाम को यानी हरिद्वार में एक आश्रम में शाम के वक्त बहुत 1.5 घंटे तक लोगों से बातचीत की, लोगों को उनके जीने का आधार बताया, यहाँ तक भी बताया कि मुझे खतरा है। बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने रखी, लोगों को बताया आपको कैसे जीना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में, आप कैसे आगे बढ़ेंगे अपने शरीर की, अपनी सेहत की। आपकी रसोई में ये सामान, ये औषधि आपकी रसोई में है, ये सारी चीज़ें आपकी रसोई में हैं। फिर एक रात में ऐसा क्या बदल गया, जो वो व्यक्ति जो लाखों लोगों के सामने बोलता था वो एकदम से मौन हो गया। बहुत बड़ी बात है ये। क्या देश का हित और भला करना, क्या उसका यही इनाम है हमारे भारत में? सच में ही आप सुभाष चंद्र बोस देखिए, वो कहाँ पर है मालूम है आपको? किसी को मालूम है? नाथूराम गौडसे, जिनकी घटना मैंने आप लोगों के सामने रखी, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, उनका अंत देखा आपने? बहुत सारे लोग जो भला करते करते शायद उनके साथ क्या हुआ और फिर हमने उनको कैसा इंसाफ दिलाया, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। क्या हुआ? अब यहाँ पर बात चलती है कि उस रात जब यहाँ पर 29 नवंबर 2010 छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर छत्तीसगढ़ भिलाई में जब वो रहते हैं, और उसके बाद जब यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, कहते हैं उस वीडियो को भी देखकर कहा जाता है कि उनके चेहरे से कोई ये नहीं बता सकता, ये नहीं कह सकता कि उनको कोई तकलीफ है। दमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, कोई भी दुख या कोई तकलीफ नहीं, चेहरे पर कोई उदासी नहीं। लेकिन वो यहाँ पर आपको बताऊं 9:10 पर जब वो गेस्ट हाउस में अपने बाथरूम के अंदर जाते हैं, हष्ट पुष्ट बाथरूम के अंदर जाते हैं, लेकिन जब वो उस बाथरूम से बाहर आते हैं तो उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई नजर आती है। जी घबराता है, तकलीफ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को याद कर रहे थे आखिरी शब्दों में। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत घबरा रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट है। यहां पर शायद वो एक डॉक्टर का इलाज भी नहीं मिल पाया उन्हें, शायद इतनी जल्दी सब कुछ हो जाता है। अब बारी आती है जब उनकी मृत्यु होती है, यानी जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उनकी, तो यहाँ पर उनका शरीर बिल्कुल नीला पड़ जाता है। साइंस के हिसाब से कभी कभी कहा जाता है कि अगर कोई हार्ट या दिल की परेशानी से इस दुनिया से जाता है तो हाँ, एक शरीर नीला पड़ना महज एक छोटी सी बात है। चलो ये बात तो फिट होती है, लेकिन दूसरी बात क्या थी कि उनका शरीर नीला पड़ने के साथ साथ उनके होंठ और नाक से खून आ रहा था और होंठ उनके काले पड़ चुके थे, जबकि कहीं भी साइंस में नहीं लिखा है कि आपकी हृदय की गति या हृदय की बीमारी या हृदय के किसी भी रोग से आपके होंठ नीले नहीं यानी काले नहीं पड़ते हैं। ये वो शक गहराता है जो बार बार दिमाग में आता है कि ये किया तो किया किसने? उनके खाने में क्या कुछ था जो वो खाना शाम के वक्त उन्होंने किया? कितनी चालाकी से और कितनी चतुराई से ये सब कुछ हुआ ना, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, यहाँ पर नाक से खून आना, कभी भी हृदय की गति रोकने, हाँ अगर आपके सर में कोई दिक्कत हो, कोई नस का कोई ऐसा काम हो तो सर से तो आपकी नाक से थोड़ा बहुत खून आ सकता है, लेकिन हृदय से अगर कोई परेशानी उठी है, आप साइंस खंगाल लीजिए, साइंस को जान लीजिए, कतई ऐसा नहीं होगा कि हृदय की चीजों से होने के कारण आपकी नाक से खून आए। अब कहने वाले यहाँ पर कहते हैं, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। सबूत क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी चीजें जानते हुए भी उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। क्यों? तब की कानून यानी पुलिस वहां पर खड़ी होती है और कहती है कि इनका पोस्टमार्टम होना जरूरी है। हमारी अदालत, हमारा कानून कहता है कि अगर किसी बड़े व्यक्ति की इस तरह से इस हालात में मृत्यु होती है तो महज एक चीज जो शरीर की जांच है वो करानी जरूरी है। ये कानून के दायरे में भी बताया गया है। फिर क्यों राजीव दीक्षित के शरीर की जांच कराने से लोगों ने मना कर दिया? वो लोग कौन थे आज तक भी कोई पता
नहीं लगा पाया है। कहा गया हम उन्हें एक संत की तरह मानते थे और संत के हम शरीर की जांच कराना नहीं चाहते। अब मैंने शुरुआत में आपसे जो बात कही, अगर टाइम पर कोई काम हो जाए ना और उस काम की वैल्यू अगर टाइम पर हो जाए तो वो काम बहुत चमकता है, बहुत दमकता है। कैसे? अगर उस वक्त राजीव दीक्षित के शरीर की जांच हो जाती, एक छोटी सी जांच थी, पता चल जाता कि शरीर में क्या दिक्कत है। ये तो सबको पता था, हृदय की बीमारी से गए हैं, हृदय की गति से गए हैं, लेकिन अगर उस वक्त थोड़ी सी जांच हो जाती तो शायद लाखों लोग जो उनके चाहने वाले हैं आज उनके मन में एक टीस नहीं होती। लेकिन यहां पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है कि ये किसने कहा था कि भाई हम उनकी जांच कराना नहीं चाहते। दूसरी बात, जब वो वहां पर ठहरे हुए थे उस होटल में, गेस्ट हाउस में, तो वहां से उनका लैपटॉप और पेन ड्राइव, जबकि वो मंच पर कहा करते थे कि सभी की चीजें मेरे लैपटॉप में हैं, यानी उन्होंने खुले दिल से कहा था। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों पर, क्योंकि राजीव दीक्षित उस समय तक 2010 तक कोई मामूली नाम नहीं रहा था, वो एक बहुत बड़ा नाम था। यहाँ पर उन्होंने कोको कोला, पेप्सी, तमाम विदेशी कंपनियों पर जो कहते हैं ना कि कालिक पोती थी, जो विदेशी कंपनियों के काले चिट्ठे हम और आप जैसे लोगों के सामने रखे थे ना, और वो खुलकर कहते थे कि लोग मुझे घूस देना चाहते हैं, लोग मुझे संभालना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कार्य देश हित के लिए कर रहा हूं, इन कार्यों को मैं रोकूंगा नहीं। ये दोस्तों वो चीजें हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं जो चीजें मिलजुल कर भी आज तक उनके प्यारे, उनके समर्थक थे या उनके चाहने वाले थे, उनको नहीं मिला। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दर्शाती हैं कि वो राजनीति में उतरने वाले थे। कहीं यहाँ से तो कोई हवा नहीं थी, या वो विदेशी कंपनी जो शायद हमेशा धराशायी हो गई थी एक राजीव दीक्षित के चलते, जिन्होंने दुनिया को बता दिया था कि तुम जो खा रहे हो ना वो बहुत बड़ा जहर है, वो तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे खा जाएगा। क्या कहीं यही सारी चीज तो राजीव को नहीं खा गई? यहां पर इतने सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन बात वहीं पर आती है, अगर उस दिन छोटा सा टेस्ट हो जाता ना तो शायद आज ये सवाल उठते नहीं। और सबको पता था एक इतने बड़े व्यक्ति के साथ अगर नाम जुड़ा है और उसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये केवल एक छोटी बात नहीं है, इसको ऐसे ही नहीं रोका जा सकता। लेकिन सब कुछ मानो जैसे पहले से ही लिख दिया गया हो, जैसे एक मूवी को नहीं है कि यहाँ पर यही सीन आना है तो यहाँ पर यही सीन आया, यहाँ पर ये होना है तो वहाँ पर वही हुआ, और कोई उसे बदल नहीं पाया, कोई अपना भी उसे नहीं बदल पाया। ये काफी दुख की बात है। ठीक है, सबने मान लिया कि हाँ उनको परेशानी हुई। यहाँ पर बहुत लोगों ने कहा कि अगर वो टाइम पर कुछ करते तो शायद ऐसा नहीं होता। अब सीधे सीधे जब हम कहें तो भैया वही बात है। फिर कोको कोला को राजीव दीक्षित ने कहा कि ये टॉयलेट साफ करने की सामान है। हालांकि ये हमारी मानसिकता है, हम आज तक भी उन चीज़ों से बाज नहीं आए। शादियों में खुलकर हम पीते हैं, घर में मंगा कर पीते हैं। गर्मियों का सीजन आएगा तो हम धराशायी बिल्कुल एकदम से ऐसे पियेंगे। कोई गेस्ट आया तो चाय नहीं बनाएंगे, वही मंगाएंगे। अरे इससे अच्छा तो वो पहले का भारत था। कोई रिश्तेदार आ जाए तो एक लस्सी यानी छाछ जो होती है उसे पिलाकर कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, और वो उसके शरीर के लिए कितनी उपयोग थी, कितनी लाभकारी थी। कोई आ जाए तो दूध का गिलास भरकर दिया करते थे कि भाई तुम्हारा स्वागत है, वेलकम है। लेकिन आज एक जहर को दूसरे जहर को देते हैं, हम एक जहर को छोड़कर दूसरे को देते हैं। चाय कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं भी पीती हूँ, क्या करें, आदत है, बचपन से पी है। अब तो चाय के बिना सर में दर्द भी बंद नहीं होता बहुत सारे लोगों के लिए। दूसरी तरफ हम यहाँ पर अगर हमारे घर में दूध की या चाय की व्यवस्था नहीं है तो हम क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं, 100 की पत्ती लेकर जाते हैं, गेस्ट को भी पिलाते हैं और आप भी पीते हैं। मैं किसी के खाने पीने पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक व्यक्ति जो देश को जागरूक करता चला गया, जिसके साथ शायद क्या हुआ उस बाथरूम में, या उनके पेट में कुछ ऐसा था, या उनके साथ वहाँ पर कुछ हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता। और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2010 की बात है।
कमाल की बात है हमारे देश में। मैंने अब ये बात क्यों छेड़ी है, देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने क्या किया, आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही, लेकिन इन बातों पर अगर सभी लोग मिलकर एक बात उठाएं। अब आप देखिए अमेरिका के यहाँ पर जो सारे लोगों के, जिन लोगों की हमें शायद स्कूलों में हमसे कहा जाता था कि भाई देखो उसकी तरह बनो, वो कितना करोड़पति है, उनकी सच्चाई अब आप लोगों के सामने आ रही है ना। आंखों का भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। मैं हर रोज कहती हूँ अपना फेवरेट हीरो अपने पिता को बनाइए, अपना फेवरेट हीरो अपने बहन, अपने भाई, अपने पिता, अपने रिश्तेदार को बनाइए, क्योंकि आपने उसे देख रखा है, उसने कितना संघर्ष किया है। अरे हम इन बड़े बड़े लोगों को अपना हीरो बनाते हैं, हमें क्या पता ये कितने पानी में है। और देखिए दुनिया के जो टॉप नंबर 1 पैसों वाले थे, साइंटिस्ट से लेकर सबके नाम कितनी गंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के साथ कितना बुरा हुआ। एक वीडियो जो सबको हिला कर रख देती है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि देश हित में काम कीजिए, और काम भी इस तरह कीजिए कि लोग आपके गिरेबान तक ना पहुँच जाएं। मैं सीधी बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। और क्यों इस बात पर इतना जोर दिया, सुभाष चंद्र बोस जिनके बारे में आज तक कुछ नहीं पता, भगत सिंह जिनके साथ शायद एक तरीके से अन्याय हुआ और हुआ ही है उनके साथ, तो जिन्होंने अच्छा किया है ना उनके साथ शायद मैंने तो कहीं नहीं जाना, जो लोग इतने ज़्यादा अच्छा करते हैं देश हित में उनके साथ शायद यही लोग वही अपने यहाँ के कितना कुछ कर जाते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो शायद बहुत कुछ कर रहे हैं वो आइडल बनकर बैठे हैं, और जो शायद अच्छा कर रहे हैं वो शायद इस दुनिया से ही मिट चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, आज भी वो सवाल चीख चीख कर कहते हैं कि राजीव दीक्षित के साथ क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया। अब क्यों किया, ये सारी चीज़ें तो हम भी और आप भी अपने दिमाग से लगा सकते हैं। मोटी मोटी चीज़ें हैं। उन्होंने जिस तरह से देश में साबुन से लेकर क्रीम से लेकर यहाँ पर आप चेहरे पर जितने भी लोशन लगाते हो, सारी चीज़ों का जो काला चिट्ठा लोगों के सामने खोला था, और इस चीज़ का असर पड़ रहा था, बड़ी बड़ी कंपनियों पर इस चीज़ का असर पड़ रहा था, ये सभी को देखने को मिल रहा था। तो शायद कहीं वहाँ से फिर उस समय एक सही फैसला क्यों नहीं लिया गया, इस सवाल को ना शायद जो लोग उनके चाहने वाले हैं जीवन भर अपने कंधों पर ढोते रहेंगे, और शायद हर किसी से उनकी आंखें पूछेंगे ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि उनकी आज जो भी रील आती है ना, उनके जो शब्द आते हैं वो लोगों के दिलों तक घर करते हैं, लोगों को सुधारने में, लोगों की मानसिकता बदलने में एक अच्छा। उन्होंने यहाँ तक मांसाहार पर भी जो सवाल खड़े किए थे वो सारे सही और स्पष्ट नजर आते हैं। तो फिर वो इतना जिंदा दिली इंसान दिल की बीमारी से कैसे जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको इस घटना में केवल यही दर्शाना था कि अच्छा तो कीजिए, क्योंकि वो खुले मंच से कहा करते थे कि ये चीज वो है और यहाँ पर करना है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से और अच्छे से कीजिए। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ कि देखो, अच्छाई पर पत्थर पड़ना इसे कहते हैं। राजीव दीक्षित जिनका सवाल आज भी जो की तोई है, क्यों, कौन है वो लोग जिन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं होना है, कौन है वो लोग जिन्होंने लैपटॉप ही गायब कर दिया। चोरी हुई गई थी, बाकायदा कहा गया कि इसका सामान चोरी हो गया। कमाल की बात है। तो ये सारी चीज़ें महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इनके पीछे हैं, लेकिन कुछ लोग जानकर भी इन चीज़ों को नहीं बताते हैं। आपको कैसी लगी ये जानकारी, इसके बारे में अपनी राय रखना। लेकिन आज उसी सवाल के साथ अंत करूंगी जो सवाल दिल में बार बार उठता है, क्योंकि हमने भी जब राजीव दीक्षित की बहुत सारी वीडियो देखी तो शायद हमारे अंदर भी एक जुनून और एक जोश उत्पन्न हुआ। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ बहुत भारी दुख के साथ, और आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ कि ये देश हित में काम करने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है। चलिए, नमस्कार करती हूँ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमेशा सावधान और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।